हेलो बच्चों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं बहुल आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, तो एक बार इसका कथन देख लेते हैं। बहुल आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में हमने ये लिख लिया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक से अधिक आवेश हैं तो यदि कोई निकाय कई बिंदु आवेशों से मिलकर बना हो तो इस निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर पृथक पृथक उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ईज संक्षेप में लिख लिया है, वह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस स्थिति में निकाय के किसी आवेश के कारण उत्पन्न प्रभाव अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। यानी इतने का एक बार फिर से सुन लेते हैं। पहली बात, मान लो हमारे पास कोई निकाय है, एक से अधिक बिंदु आवेश हैं। हम ये चाहते हैं कि उस आवेशित निकाय के कारण उससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक अलग अलग आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है आप उसको निकाल लीजिए। और चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो जब एक से अधिक तीव्रताओं को आप जोड़ रहे हैं तो सदिश तरीके से जोड़ेंगे, जैसे वेक्टरों का योग होता है। अब मान लो कई आवेश हैं आपके पास, Q1 Q2 Q3 करके इस तरह के कई आवेश हैं। मान लो n कणों से मिलकर, n बिंदु कणों से मिलकर बना हुआ आवेश है, जिसमें Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, इस तरह अप टू Qn आवेश है। और जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है परिणामी, उस बिंदु की इन आवेशों से दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 Rn है। मतलब Q1 आवेश से R1 दूरी है, Q2 आवेश से R2 दूरी है, उसी तरह Qn आवेश से Rn दूरी है उस बिंदु P की जहां पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी क्या होगा, अब अगर ये Q1 आवेश उस बिंदु R1 दूरी पर स्थित बिंदु P पर E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा हो, Q2 आवेश E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा हो, इसी तरह Qn आवेश En विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु P पर उत्पन्न कर रहा हो, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं, जैसे Qn ने E1 उत्पन्न किया, Q2 ने E2 उत्पन्न किया था, Q3 ने E3 उत्पन्न किया था, तो उन सबके सदिश योग के बराबर होगी। गणित में थोड़ा सा इसको संक्षिप्त रूप में और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लो E1 E2 E3 इस तरह अप टू En है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ EI ओवर I फ्रॉम 1 टू n। E का I, अब देखो यहाँ I की वैल्यू 1 से लेके n तक जानी है। इस चिन्ह का मतलब है योग है, कि जो भी इनके पद मिलेंगे सबका योग करना है। EI का मान 1 से n तक, मतलब E1 फिर 2 रखो तो प्लस E2, फिर 3 रखे तो प्लस E3, और इस तरह कहाँ तक जाएंगे, n तक, En तक। तो ये जो हमने लिखा था E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 अप टू En तक, उसको संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ओवर EI, समेशन ऑफ EI ओवर I फ्रॉम 1 टू n। E का I के सापेक्ष मतलब योग है, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, उसका रेंज परास क्या है, 1 से n तक। और एक अकेले बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोग इसके पहले पढ़े थे। मान लो Q बिंदु आवेश है, उससे स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर वो कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है तो 1/4πε0K और Q/r²। अब यहाँ हमने सामान्य रूप में QI/RI² लिख लिया है। अब 1, जैसे मान लो I बराबर 1 आपने रखा, तो पहले आवेश के कारण हो गया Q1/R1²। 2 रखा I बराबर 2, तो Q2/R2²। तो ये सामान्य पद हो गया QI/RI²। और सदिश रूप में जब हम इसको व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ ये भी सदिश रहेगा। और सदिश रूप में जब इसको व्यक्त कर रहे हैं तो साथ में ये एक एकांक सदिश भी लगा लेंगे, दिशा बताने के लिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो और यहाँ पर ये RI कैप क्या है,
ये जो आईवा कण है क्यू आई, उससे जो दूरी है बिंदु P की, तो उस क्यू आई स्रोत आवेश से बिंदु P की दिशा में एकांक सदिश है, ये आरेख है। स्रोत आवेश का मतलब अभी फिलहाल हम जिस आवेश के, जो आवेश स्रोत का कार्य कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का कारण है, तो ऐसे ही हमारे Q1, Q2, Q3 n आवेश हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर बहुल आवेशों के कारण, आवेशों के निकाय के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालना चाहते हो, तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले बलों के अध्यारोपण, विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था कि अगर किसी निकाय में कई बिंदु आवेश हैं तो उनके कारण किसी एक आवेश पर बाहर किसी दूसरे आवेश पर लगने वाला बल उन सभी निकाय के, उन सभी आवेशित कणों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। और एक बात वहां ये थी कि किसी भी एक बल आवेश के कारण जो बल लगना है दूसरे आवेश पर, वो बाकी अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। जैसे एक सामान्य उदाहरण लेते हैं दैनिक जीवन का। मान लो आप परीक्षा हाल में परीक्षा दे रहे हो, और अगर आप गलत चीज़ों को इग्नोर करो, गलत चीज़ों का मतलब जैसे कोई चीटिंग कर रहा हो, तो ऐसी स्थितियां ना है, ऐसी नौबत ना है, सही स्थिति में आप परीक्षा दे रहे हो, तब किसी का भी परफॉर्मेंस, तब आपकी जितनी तैयारी होगी उसी अनुपात में आप परीक्षा में प्रदर्शन करोगे। आपके बगल में कोई बैठा है या नहीं बैठा है, किसी परीक्षा हाल में 20 लोग हैं कि 10 लोग हैं कि 2 लोग हैं कि आप अकेले परीक्षा दे रहे हो, आपका जो भी प्रदर्शन है वह केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, वह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पड़ोस में कौन बैठा है। अगर ये तब जब मान के चला जाए कि ना वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है और ना आप उससे चीटिंग कर रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पर है, अगर किसी निकाय में कई आवेश हैं तो उन आवेशों का जो अलग अलग, जिसका जो प्रभाव दिखना है वही प्रभाव रहेगा। वो चाहे प्रभाव आप बल के रूप में कह लो, चाहे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में कह लो, तो आवेशों के प्रभाव अपने अपने जो व्यक्तिगत प्रभाव हैं वही रहेंगे उस निश्चित आवेश के मान के लिए और उस किसी निश्चित दूरी के लिए। बाकी अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे। तो दो हिस्सों में कई बार हम लोग अध्यारोपण सिद्धांत को बांट के लिखते हैं। एक तो ये कि किसी स्थान पर परिणामी सभी के कारण उत्पन्न जो भी मान है उनके सदिश योग के बराबर होगा, क्योंकि जब आप विद्युत बल की बात कर रहे थे तो विद्युत बल भी सदिश राशि है, वहां भी सदिश योग करना है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी सदिश राशि है, इसका भी सदिश योग करना है। तो एक भाग तो ये कि परिणामी का मान सभी घटकों के कारण उत्पन्न प्रभावों में बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगा। और दूसरी बात ये कि किसी भी घटक का जो अपना प्रभाव है, किसी भी आवेश का अपना जो प्रभाव है, वो बाकी अन्य आवेशों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कोई दूसरा तीसरा चौथा है या नहीं है, उससे प्रभावित नहीं होगा। किसी एक निश्चित आवेश का किसी एक निश्चित दूरी पर जितना बल लगना है दूसरे आवेश पर, या जितना विद्युत क्षेत्र उसके कारण उत्पन्न होना है, वह उतना ही उत्पन्न होगा। अब इस पर हम लोग कुछ अंकित प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। दो बिंदु आवेश QA बराबर +3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? क्या क्या पता है? दो आवेश हैं, एक +3 माइक्रोकूलम है, दूसरा -3 माइक्रोकूलम है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और निर्वात में स्थित है। निकालना क्या है? इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके मध्य बिंदु कैपिटल O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, ये निकालना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अध्यारोपण का उपयोग करेंगे। पहले रफ चित्र एक बना लेते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु आवेश A यहाँ है, दूसरा बिंदु आवेश B यहाँ है। QA का मतलब A पर बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम, B बिंदु पर बिंदु आवेश QB -3 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर और मध्य बिंदु O है, तो O से एक किनारा भी 10 सेंटीमीटर होगा, O से B की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी, वो दोनों को आधा आधा बांटेगा। अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो OA या OB दोनों 10 सेंटीमीटर होंगी, या मीटर में बदलो तो 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि सेंटी पूर्व लग्न का मतलब है 10⁻²। अब एक बार पहले हम लोग दिशा देख लेते हैं।
कि दोनों अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण वहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी। तो अभी ए पर धनावेश है, इस धनावेश के कारण बिंदु ओ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। हमें किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम वहां पर एक परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश छोटा सा रखेंगे। उस परीक्षण आवेश पर जो विद्युत बल की दिशा होगी वही उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो कुल मिलाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम छोटे से धनावेश की कल्पना करेंगे। अब अगर आप यहाँ धनावेश रखो तो इस ओ बिंदु पर रखे धनावेश पर यह +3 माइक्रो कूलाम वाला धनावेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा। कूलाम के नियम से आप जानते हो कि उस बल की दिशा दोनों बिंदुओं आवेशों को मिलाने वाली स्थितियों की क्रिया रेखा के अनुदिश होगी। तो ए से ओ को मिलाने वाली जो रेखा है इसी रेखा के अनुदिश होगी, और ये धनावेश इस पर बल की दिशा चाहते हैं, प्रतिकर्षण बल होगा, इधर की ओर बल लगेगा, तो इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ए के कारण। दूसरा, अगर आप बी बिंदु पर स्थित -3 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो, मान लो ई बी है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब बी के कारण जो उत्पन्न हुआ है, तो उसकी दिशा अब यहाँ धनावेश रखे हो, इसके कारण देखना चाहते हो, ये ऋणावेश है, अपनी ओर आकर्षित करेगा इस धनावेश को, तो धनावेश पर इधर पर लगेगा, यानी इस आवेश के कारण, यानी इस धनावेश ये बी बिंदु पर स्थित आवेश के ऋणावेश के कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा ये भी, उसकी भी दिशा यही होगी। ध्यान दीजिएगा, ये धनावेश प्रतिकर्षित कर रहा था और ये ऋणावेश आकर्षित कर रहा है, दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा एक समान है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं डिटेल कि आवेश क्यू ए के कारण ओ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, मान लो इसको आप ई ओ ए कहे कि ओ पर उत्पन्न है ए के कारण, की दिशा ओ से बी की ओर होगी, ओ से बी की ओर इधर, और तथा आवेश क्यू बी के कारण, इस वाले आवेश के कारण ओ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उसकी भी दिशा वही होगी, क्योंकि ये अपने से दूर कर रहा था, ये अपनी ओर बुला रहा था, दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की दिशाएं वही है, तो उसी दिशा में होगा। अब परिणामी आप निकालना चाहो तो परिणामी में अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोगों ने कहा था कि सभी अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो इसके कारण जितना उत्पन्न हुआ है, बल्कि बाद में हमने ओ ए और ओ बी लिखा है, तो आप ऐसे ही समझ लो कि ओ पर ए के कारण और ओ पर बी के कारण, तो इनके सदिश योग के बराबर होगा। ई ओ बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ई ओ ए यानी ए के कारण ओ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और ई ओ बी यानी बी के कारण इस ओ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर एक ही दिशा में दो वेक्टर हों, उनको हमें जोड़ना हो तो सीधे सीधे उनका परिमाण जोड़ लेते हैं, और जो दिशा होगी वो उन दोनों वेक्टरों की दिशा में ही परिणामी की भी दिशा होगी। तो चूंकि ई ओ ए और ई ओ बी समान दिशा में है, अतः परिणामी ई ओ का मान, मतलब सीधे सीधे हमने उनका परिमाण जोड़ लिया है वेक्टर योग के लिए, और दिशा चूंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा समान है, परिणामी की भी दिशा वही होगी, ओ से बी की ओर। अब ई ओ ए और ई ओ बी के मान निकाल लेते हैं। जब दिशा हमने निश्चित कर ली तो फिर मान निकालते समय, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते समय हमें धन चिन्ह या ऋण चिन्ह की चिंता नहीं करनी है, केवल परिमाण निकाल लेना है, क्योंकि चिन्ह की वजह से जो दिशा में अंतर आ रहा था वो तो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो दिशा अगर आपने पहले से तय कर लिया है, निश्चित रूप से निकाल लिया है, तो फिर आप चिन्ह की चिंता किए बिना आगे बढ़ सकते हो। तो अब हम क्यू ए और क्यू बी के केवल परिमाण की बात करें, धन या ऋण आवेश छोड़िए, वो दिशा तय करने के लिए थे। तो 3 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 यानी 3 × 10 की घात -6 कूलाम, और ओ से ए की दूरी आर ओ ए या ओ की बी से दूरी आर ओ बी, दोनों समान है 10 सेंटीमीटर यानी 10 की घात -1 मीटर। ये सारी मात्रकों में अगर हम आवेश और दूरी को लिख रहे हो तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है, E बराबर 9 × 10 की घात 9 Q/r², 1/4πε0 Q/r²। अब Q का मान आप कूलाम में रख रहे हो, R का मान अगर मीटर में रख रहे हो, तो यहाँ इस मान के साथ E का मान न्यूटन प्रति कूलाम में आएगा। मान हमने रख लिया, ये Q का मान r², ये दोनों मान समान है, तो सीधे इसका 2 गुना हो जाएगा किसी एक के मान का, रख लिए, सरल कर लिए और उत्तर। अब इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 4 माइक्रो कूलाम आवेश मूल बिंदु पर और 9 माइक्रो कूलाम आवेश
4m 0 पर रखा है, निर्देशांक है उस बिंदु के, यहाँ 0 0 मीटर m फॉर मीटर, ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 0, और ये 4m 0 पर रखा है, यानी x अक्ष के अनुदिश 4 मीटर दूरी पर मूल बिंदु से रखा है, और y अक्ष का निर्देशांक 0 है। तो दो आवेश 4 माइक्रोकूलम मूल बिंदु पर, 9 माइक्रोकूलम उससे 4 मीटर दूरी पर रखा है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। हमें निकाल, दो आवेश हैं, दोनों अपना अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और हमें ये निकालना है कि कहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। चित्र बना लेते हैं। ए मान लेते हैं एक आवेश को, बी मान लेते हैं दूसरे आवेश को। माना कि ए पर हमने 4 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है जो 0 0 पर है, और इसके निर्देशांक 0 0 है, और इसके निर्देशांक 4, 0 है, मीटर में है ये भी और ये भी। तो ए मूल बिंदु पर रखा है 4 माइक्रोकूलम, बी उससे 4 मीटर दूरी पर रखा है 9 माइक्रोकूलम का, यानी ए और बी के बीच की दूरी 4 मीटर है। हमें ये निकालना है कि इनको ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर कौन सा ऐसा बिंदु होगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। 3 स्थितियां हम लोगों के पास हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि एक किनारे से चलते हैं, मान लो हमारा वो बिंदु इस एक इधर बाईं ओर कहीं होता, कहीं भी जहां बिंदु होता। आप जरा दोनों बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं देखिए। यहाँ ये पर धनावेश है, इधर कहीं आप दूसरा धनावेश रखते, उस पर ये प्रतिकर्षण बल लगाता, यानी उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इस दिशा में होती। उसी प्रकार से इस 9 माइक्रोकूलम के धनावेश भी यहाँ कहीं रखे धनावेश पर इधर की ओर ही प्रतिकर्षण बल लगाता, तो उस पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में होती। यानी ए से बाईं ओर आप चाहे जहां जाएंगे, ए और बी की दिशा, ए पर स्थित आवेश और बी पर स्थित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं एक ही दिशा में होंगी। तो फिर एक दूसरे को निरस्त करने का या शून्य करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दूरी बढ़ने के साथ उनके मान कम भले होते जाएंगे, पर अनंत के अलावा और किसी दूरी पर शून्य नहीं होंगे। तो इसका मतलब ए के बाईं ओर वो बिंदु नहीं होगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसी प्रकार पहले बी के बाहर दाहिनी ओर देख लेते हैं। उसी प्रकार जब बी से इस लाइन पर आगे आप दाहिनी ओर आते हो, किसी भी बिंदु पर आप आइए, वहां धनावेश रखिए। ये 9 माइक्रोकूलम का धनावेश उसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसके कारण बी बिंदु पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। ए वाला भी दूर भले है, धनावेश है, तो इस धनावेश को वो भी प्रतिकर्षित करेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान कम ज्यादा चाहे जो हो, पर बल दोनों पर एक ही दिशा, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक ही होंगी। तो इसका मतलब बी से बाहर आप चाहे अनंत के अलावा जहां तक भी जाएंगे, कहीं पर भी परिणामी शून्य नहीं होना है, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे ही, एक ही दिशा में है। अब जरा इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कहीं पर आते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अच्छा, बिंदु P पर ए के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? ए पर धनावेश, यहाँ जब धनावेश रखोगे तो प्रतिकर्षण पर लगाएगा, ए की दिशा ये होगी। उसी प्रकार 9 माइक्रोकूलम का धनावेश यहाँ रखे धनावेश पर इधर की ओर प्रतिकर्षण पर लगाएगा, यानी ईबी की दिशा ये होगी। अब आप यहाँ गौर करिए, ई की दिशा और ईबी की दिशाएं विपरीत हैं। दोनों इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही हैं, तो प्रतिदिश हो जाएंगी, दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। इसका मतलब अगर ऐसा हो जाए कि ई और ईबी के मान बराबर हो जाएं, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इसका मतलब 3 संभावनाएं थी हमारे पास। एक, इस बिंदु आवेश के बाईं ओर नहीं हो सका क्योंकि दोनों एक क्षेत्र एक ही दिशा में थे। दूसरा, इस बिंदु आवेश के दाहिनी और आगे की ओर वहां भी नहीं हो सका क्षेत्र शून्य कहीं, क्योंकि यहाँ भी दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में थी। केवल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में ही ऐसा हुआ है कि किसी बिंदु पर जहां उन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण बराबर होते और चिन्ह विपरीत होते, यानी दिशाएं विपरीत होती, वहां पर परिणामी शून्य होता। तो अब मान लेते हैं, गणितीय रूप से देखते हैं। माना कि बिंदु ए से स्मॉल x मीटर दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो हमने पहले तो मान लिया कि ए और बी पर क्रमशः 4 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम के आवेश स्थित हैं, और ए से x मीटर दूरी पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। अच्छा, ए से जब x मीटर की दूरी है तो b से वो दूरी 4 - x मीटर हो जाएगी, क्योंकि कुल दूरी 4 मीटर है, x मीटर ये हिस्सा निकल गया तो 4 - x मीटर दूसरा बचा। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिशों के बराबर होगी,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अध्यारोपण के सिद्धांत से गणितीय रूप से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि ई परिणामी ई ए और ईबी के सदिश योग के बराबर होगा और हम लोग ये कह रहे हैं कि वो शून्य होना है वहां पर, तो ये शून्य के बराबर है। इसका मतलब ई ए वेक्टर बराबर माइनस ईबी वेक्टर, यानी ई ए वेक्टर और ईबी वेक्टर परिमाण में तो बराबर होंगे पर माइनस चिन्ह का मतलब है उनकी दिशाएं विपरीत होंगी। तो अभी परिमाण में बराबर, दिशा विपरीत हम लोगों ने वहां देख ही लिया है कि ए वाला धनावेश उसको इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और बी के धनावेश के कारण यहाँ बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो दिशाएं विपरीत हैं वो हम लोग देख चुके हैं, यानी इस शर्त के पूरा होने के लिए अब हम ई ए और ईबी के परिमाण बराबर करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें पता है एक बिंदु आवेश के कारण ई बराबर के, ये संक्षिप्त रूप में के बराबर 1/4πε0 अगर निर्वात है और अगर माध्यम है तो 1/4πε0 के। चूंकि बराबर करने पर भी कटेगा तो पूरा मान नहीं लिख रहे, तो ऐसे संक्षेप में लिख सकते हैं Q/r²। अब ई ए और ईबी को आपको बराबर करना है। ई ए में अब इसमें क्यू ए रख दीजिए और उसकी दूरी ए वाले आवेश और ए की दूरी पी से, यानी ए पी। उसी तरह ईबी के लिए के क्यू बी अपान बी से पी की दूरी, तो बी पी वो जो कि 4-x है। के और के कट जाएंगे, दोनों नियतांक हैं। अब ये क्यू ए अपान ए पी स्क्वायर बराबर क्यू बी अपान बी पी स्क्वायर, इसका हमने मान रखा। माइक्रो कूलाम में था, वैसे तो गुणा में दोनों राशियां अभी माइक्रो कूलाम में भी यहाँ पड़ा रहने देते, यहाँ भी पड़ा रहने देते तो काट सकते थे, दोनों समान मात्रकों में थी। लेकिन आदत बनाए रखे हम लोग कि जब भी राशियां आएंगी उनको सही मात्रकों में बदल लेंगे तो ठीक है। माइक्रो कूलाम था तो हमने उसको -6 कर लिया, माइक्रो के हटा दिया। तो क्यू ए का मान रख दिया, क्यू बी का मान रख दिया, ए पी एक्स था, ये 4-x रख लिए और इसको बस सरल करना है। 4-x इधर लेके चले गए, ऐसे लिख सकते हैं, 4 इधर आ गया। इसको पूरे को 4-x अपान x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 9/4। तो इसका बाद में वर्गमूल दोनों तरफ ले लेंगे तो वर्ग इधर से हट जाएगा और ये बचेगा +-3/2। +3/2 भी हो सकता है, -3/2 भी। दोनों स्थितियां हम लोगों ने रख के देख लिया। अगर 4-x अपान x +3/2 है तो सरल किए, तिर्य गुणा कर दिए, 2 चौको 8 -2x बराबर इधर 3x, ये 2x इधर आएगा, 5x बराबर 8, यानी x बराबर 8/5 मीटर, यानी 16×5 = 1.6 मीटर। दूसरी स्थिति अगर ये -3/2 होता तो 4-x अपान x बराबर -3/2, यहाँ पर गुणा किए, मान लो -3 रहने दिए, 2 के साथ प्लस है, 2 इधर चला आया, 8 - 2x, ये इधर -3x। अब 3x को इधर लेके चले आए तो 3x - 2x यानी x, और 8 इधर आया तो 8 मीटर, x बराबर -8 मीटर। और -x क्या है, a से इधर की तरफ दूरी, और अगर ये -8 मीटर आई है तो इसका मतलब इधर माइनस का मतलब दिशा बदल दीजिए, गलत दिशा में आ गए हैं, यानी इधर की तरफ चले आइए और 8 मीटर चले आइए। और हम लोगों ने अभी पहले कहा था कि इधर तो कहीं 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो ए और बी दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब ये मान संभव नहीं है। x बराबर -8 मीटर संभव नहीं है, क्योंकि जब आप ए से पीछे बाईं ओर जाएंगे तो वहां पर ई ए और ईबी की दिशा समान है, तो वहां पर क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त करेंगे नहीं। इसका मतलब x बराबर 1.6 मीटर ही हमारा सही उत्तर है। तो ये 4 माइक्रो कूलाम आवेश से जब आप 1.6 मीटर दूरी पर रखोगे तो वहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। मान लो कभी ऐसा हो कि सवाल लगाने में गलती हो रही हो, तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। ध्यान ये रखना, अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो उनको मिलाने वाली रेखा पर कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। चाहे तो ये कहा जाए कि किस स्थान पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा, चाहे कोई दूसरा आवेश तीसरा आवेश रखते हैं तो उस पर परिणामी बल 0 होगा। तो ध्यान रखना, अगर दोनों समान प्रकार के आवेश हैं तो जो संतुलन की अवस्था आएगी, उदासीन बिंदु आएगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 आएगा, वो उनके बीच में कहीं होगा। और कहाँ होगा? छोटे वाले आवेश के नजदीक होगा, बड़े वाले आवेश से दूर होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिन 2 चीजों पर निर्भर कर रही है, आवेश की मात्रा और दूरी पर। तो अगर छोटा आवेश है तो उसका छोटा प्रभाव है, बड़ा आवेश है तो उसका बड़ा प्रभाव है, एक चीज। और दूसरी बात ये कि अगर आप ज्यादा दूर चले जाते हो तो प्रभाव कम हो जाता है। अब एक छोटे आवेश के कारण और एक बड़े आवेश के कारण आप कह रहे थे कि प्रभाव दोनों के बराबर रहें, तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप छोटे वाले आवेश के नजदीक चले जाओ,
ताकि उसका अगर आवेश कम है तो उससे दूरी भी कम रहे कि उस दूरी के कारण असर कम घटने पाए, और बड़े वाले आवेश से दूर। तो ऐसे प्रश्नों में जहाँ दो समान प्रकार के आवेश हों, चाहे दोनों धनावेश हों चाहे दोनों ऋणावेश हों, उस स्थिति में उनको मिलाने वाली रेखा पर बीच में ही कहीं पर छोटे वाले आवेश के नजदीक, मध्य बिंदु पे नहीं, छोटे वाले आवेश के नजदीक परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। और बाई चांस ये दोनों आवेश अगर बराबर परिमाण के हैं, जैसे मान लो ये भी 4 माइक्रोकूलाम था, ये भी 4 माइक्रोकूलाम धन होता, तो फिर वो मध्य बिंदु होता। बराबर परिमाण नहीं है तो छोटे वाले आवेश के नजदीक और बड़े वाले आवेश से दूर, पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में अगर दोनों समान चिन्ह के हैं। अच्छा, अगर दोनों समान चिन्ह के नहीं है, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, मान लो एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, तो बीच में तो कहीं नहीं मिलेगा परिणामी जीरो। क्यों? जहां कहीं भी रखो, मान लो आप इस प्लस के कारण देखते तो ये दिशा होती, इस माइनस के कारण ये दिशा होती, दोनों जुड़ रहे हैं, नहीं होना है, तो उनसे बाहर मिलेगा। और बाहर किधर होगा? छोटे वाले आवेश की ओर। अभी अगर ये आवेश छोटा है तो इधर कहीं मिलेगा, ये आवेश छोटा होता तो इधर कहीं मिलता। तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना, शेष बाद में।